हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर क्लास 11th के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं इनमें से भी एग्जाम में पूछे गए। तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप एग्जाम में MCQ को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा सीधा चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? तो मैं आपको कराऊंगा, साथ साथ कोशिश करते हैं कि मैं आपको सही से करा पाऊं। लेकिन आपने पहले देख लेना एक बार वीडियो को पॉज करके कि क्या आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। यहां देखो क्या पूछा हुआ है, Which of the following elements has an exceptional configuration? यहां से किस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है? तो आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वहां जो 3D सीरीज होता है वही आपके सिलेबस में यूजुअली होता है। तो 3D सीरीज में क्रोमियम एंड कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो एक्सेप्शनल होती है। इससे बाहर आज तक एग्जाम में किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई। तो क्रोमियम एंड कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आपको पता है, दिख रहा है आपको क्रोमियम, तो वही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसमें पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? तो आपको पता है कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। ठीक है, एटॉमिक नंबर 29 होता है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गॉन 3d10 4s1। होनी चाहिए थी इसकी 3d9 4s2, लेकिन होती है 3d10 4s1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, ये फुल्ली फील्ड हो जाता है, ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाता है। तो यही इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसमें एक्सेप्शन होती है। क्रोमियम में भी यही चक्कर होता है। क्रोमियम की होती है 3d5 4s1, लेकिन होनी चाहिए थी 3d4 4s2। तो कॉपर और क्रोमियम दोनों की ही एक्सेप्शनल होती है। ये क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n डिफाइंस। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है वो किस चीज को डिफाइन करता है? तो यहां आप ऑप्शन देख के बता सकते हो। पहला है शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप को तो वो डिफाइन नहीं करता। आपको पता है ऑर्बिटल की शेप बताने वाला क्वांटम नंबर जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं होता, तो वो तो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो, एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मुझे लग रहा है कि यही दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एनर्जी लेवल किसको बोलते हैं? शेल को एनर्जी लेवल बोलते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को ही बताता है। तो एनर्जी लेवल बोलो या फिर शेल बोलो, एक ही चीज है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये तो ये बताता नहीं है। ठीक है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी ये क्वांटम नंबर नहीं बताता। तो बी ऑप्शन एनर्जी लेवल वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये वाला, एन ऑर्बिटल विद n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 2। क्वांटम नंबर से क्वेश्चन है। एक ऑर्बिटल है जिसमें n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ये ऑर्बिटल कौन सा होगा? तो n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यूज टोटल कितनी होती हैं? 0 1 2 इतनी ही होंगी। तो इसके ऊपर s लगाओ, p लगाओ, d लगाओ, ऐसा ही होगा। 0 में s, 0 को s, 1 को p, 2 को d बोलते हैं। ये आपने पढ़ा है। तो n इज इक्वल टू 3 है तो 3 लिख दो। l इज इक्वल टू 2 है तो 2 के लिए d आएगा, तो d। तो ये ऑर्बिटल हमारा होगा 3d। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत आसान है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो इसको आपने ध्यान से देखना है। n इज इक्वल टू 3 में सबसे पहले आप देखो सब शेल कितने होंगे। n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सब शेल निकालने के लिए l की वैल्यू निकालनी पड़ती है। l कितना होगा? l आपको पता है कितना होता है? 0 to n - 1 होता है। तो l की वैल्यू आएगी 0 1 2। मतलब इस n इज इक्वल टू 3 शेल में, मतलब थर्ड शेल में 3 सब शेल हैं। अब इन तीनों सब शेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे तो वो निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम l इज इक्वल टू 0 के लिए निकालेंगे, फिर l इज इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे, फिर l इज इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे। तीनों को प्लस करेंगे तो पता चलेगा टोटल ऑर्बिटल कितने। तो ऑर्बिटल निकालने के लिए आपको पता है निकालनी पड़ती है m की वैल्यू।
m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल बताता है। तो इसकी वैल्यू होती है -L2 + L, आपको पता ही है इसका। तो -L2 + L करेंगे तो ये 0 ही आएगा। यहाँ -L2 + L करना है तो -L का मतलब है -1 0 +1, इसकी 3 वैल्यूज आएंगी। यहाँ -L2 + L करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे तो m = आ जाएगा -2 -1 0 +1 +2, तो ये वैल्यूज इसकी आ जाएंगी। अब आपने देखना है टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो टोटल नंबर जितनी ये वैल्यूज हैं उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे इस n = 3 में। तो टोटल हमारे पास ऑर्बिटल्स आ जाएंगे 9। तो आप बोलोगे जो थर्ड शेल है इसमें टोटल 9 ऑर्बिटल्स होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने इसको खुद भी ट्राई किया होगा, आपसे हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, विच रूल एक्सप्लेन्स दैट no two electrons in an atom can have the same set of all 4 quantum numbers। कौन सा रूल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती? तो ये सीधा सीधा आपने पढ़ा होगा, ये वही रूल है जो ये कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों ही अपोजिट स्पिन के होंगे। तो ये रूल कौन सा होता है? ये रूल होता है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है, अभी तक पढ़ा होना चाहिए क्योंकि 1 महीने बाद आपके एग्जाम में पढ़ा होना चाहिए आपने, तो यही इसका आंसर है, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बात बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ 4f ऑर्बिटल एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर L इज। एक इलेक्ट्रॉन है जो हमारा 4f ऑर्बिटल के अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल के अंदर है, इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है अगर 4f के अंदर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू तो 4 होगी, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? n = 4 के लिए L की वैल्यू होगी 0 1 2 3, ये होगी। तो इसके ऊपर लिख लो, ये S होगा, ये P होगा, ये D होगा, ये F होगा। तो F के लिए कितनी वैल्यू आई? F के लिए 3 वैल्यू आई। तो यही इसमें पूछा हुआ है कि L की वैल्यू 4f के लिए क्या होगी? तो L की वैल्यू 4f के लिए ये 3 होगी। इसका आंसर 3 है। देखो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कौन सा क्वांटम नंबर बताता है? तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन का मतलब है कि ऑर्बिटल कहाँ है, ठीक है। तो ऑर्बिटल के बारे में नॉलेज देने वाला होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताता है, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर सब शेल बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स इज ड्यू टू। आपने पढ़ा है कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी क्यों होती है? तो 2 रीजंस आपको पढ़ाए जाते हैं। एक होता है सिमेट्री, ठीक है, कि जब हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो जाते हैं तो उस टाइम उनमें सिमेट्री हो जाती है, सिमेट्री आ जाती है, ऑर्बिटल सिमेट्रिकल हो जाते हैं, तो उस वजह से एनर्जी उनकी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी का जो कंसेप्ट होता है आपने पढ़ा होगा, अगर एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाए तो ऑर्बिटल स्टेबल हो जाते हैं। तो जब हमारे हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं तो वहाँ एक्चुअल में एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है, तभी वो स्टेबल होते हैं। तो यहाँ इसका ऑप्शन आएगा मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ आयन। Fe2+ आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो Fe2+ आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? उसके लिए सबसे पहले आपको आयरन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। Fe क्या होता है? आयरन होता है। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो ऐसे एक ट्रिक मैंने बनाई है एटॉमिक नंबर याद करने के लिए, आपने भी याद की होगी, 21 22 3 4 5 6। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक। तो अगर एटॉमिक नंबर 26 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आयरन की? कॉन्फ़िगरेशन ये होगी आर्गोन 3d6 4s2। जो नंबर यहां होता है, ऐसे 26 इसका एटॉमिक नंबर है, जो 6 यहां है तो यही 6 यहां d6 में होगा। ये आपको नहीं दिखा अभी तक, अभी मैं इसको दूसरी जगह लिखता हूं। यहां देखो, यहां देखो, ये आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गोन 3d6 4s2।
ये होगी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो यहाँ 6 है वही 6 यहाँ डी में भी आएगा, 4s2 होगा, ये आपको आता होगा। अब देखो ये आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है, हमसे पूछी है +2 की। +2 का मतलब है इसके ऊपर +2 लिख लो, ये आयन बन गया, ठीक है। +2 लिख दिया तो इसका मतलब इस आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, +2 का मतलब है कि इस कॉन्फ़िगरेशन से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो पहले s से निकाले जाते हैं। तो s ये वाला है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचेगा 4s0। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6 4s0। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो बस इतने ही थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से करो। तो बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, वहां आप मेरे से पूछ सकते हो। इसी वीडियो की लिंक जो है, टेलीग्राम की लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगी। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो मिलते हैं वहां ही, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।